Hello everyone, welcome to Free Study. So this is next video for October Current Affairs Compilation. आज हम पेज नंबर 61 to 70 कवर करेंगे। ये इनसाइट्स आईएएस पीडीएफ से हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, कंप्लीट है, फुल फ्लेज्ड है। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, चाइना गियर्स अप फॉर स्ट्रैटेजिक पीरियड। तो अब देखते हैं कि चाइना ने नई क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए हैं ताकि उनकी जो इकोनॉमिक है, जो आर्थिक विकास है वो हो सके एंड मिलिट्री पावर को भी वो बूस्ट कर सके। तो उन्होंने कहा है, चाइना ने कहा है कि हम 2025, 2027 एंड 2035 मीन्स 10 साल के अंदर अंदर 2025 से शुरू करेंगे एंड 2025 तक वो तीन गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। 2025 तक, 2027 तक एंड 2035 तक। सबसे पहले तो 2025 तक वो क्या अचीव करना चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल पॉइंट वाइज नहीं गिवन है, बट फिर भी डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े, इनोवेशन हो, इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट आए, इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आए, टेक्नोलॉजी अच्छी रहे वहाँ की, एक अच्छा सिक्योरिटी एंड डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान वो बना सके। तो तीन बेसिक बात है, एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इनोवेशन हो, दूसरा आप टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट लिख सकते हैं एंड तीसरा डिफेंस से रिलेटेड है। एंड इनका मेन एम यही है कि चाइना का जो जीडीपी है वो डबल हो जाए एंड जैसे कि जो करंट पर कैपिटा जीडीपी है वो भी क्या हो जाए, डबल हो जाए। मींस 2035 तक कितना हो जाए, $10,000। कंट्री की जो यूनिटी है वो बनी रहे, आर्मी स्ट्रांग रहे, इनफॉर्मलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को समझा है एंड मिलिट्री को ट्रेन करना एंड लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं तो वॉर प्रिपरेशन इनको ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट। तो ये इन्हांस्ड फॉलो अप लिस्ट आपका एफएटीएफ से रिलेट करता है एंड पाकिस्तान के लिए ये है बेसिकली। समझते हैं इसको क्या है। एफएटीएफ हम पिछले साल से ही कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ कदम उठाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ, लेकिन अभी भी जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है एफएटीएफ का, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है कि आपकी दोबारा से री रेटिंग की जाए एंड आपको इसी लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि चार ऐसे पार्ट्स थे जिन पर ये खरे नहीं उतरे, 25 पे आधे खरे उतरे हैं, सिर्फ इन्होंने 9 रिकमेंडेशंस ही जो हैं वो ध्यान दी हैं। तो एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है एंड ये पीयर रिव्यू सिस्टम होता है जिसके अंदर देखा जाता है कि कंट्रीज़ ने मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो मीट किए हैं या नहीं। फिर रिव्यू करके एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है एंड फिर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये जो कंट्री है ये रेगुलर फॉलोअप लिस्ट में रहेगी या इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में रहेगी। रेगुलर फॉलोअप लिस्ट के अंदर से बायनियल रिपोर्ट्स देनी होती हैं, ठीक है, जबकि इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान है, तो इन्हें एक साल के अंदर 4 रिपोर्ट्स देनी होंगी। थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, एफएटीएफ क्या है, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने पाकिस्तान को, ये G7 ने बनाया था 1989 में। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है जून 2018 से ही एंड डेडलाइन थी कि 2019 तक ये रहेंगी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब एफएटीएफ का ही एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है एपीजी, दैट इज़ एशिया पैसिफिक ग्रुप, एंड इसके जो मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कोई वेपन्स ना यूज़ हों। एंड इसे 1997 में फाउंड किया गया था, जबकि आपकी जो एफएटीएफ है वो 1989 में। एपीजी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है, 41 मेंबर जुरिस्डिक्शंस है एंड ये एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज़ क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड ग्रुपिंग के अंदर 4 कंट्रीज़ हैं एंड जो डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है स्टीफन बीगन, उन्होंने कहा है कि जो क्वाड है उसे थोड़ा फॉर्मलाइज्ड बनाना चाहिए। तो फॉर्मलाइज्ड क्यों बनाना चाहिए? फॉर्मलाइज्ड इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि हर कंट्री, जैसे इसके अंदर 4 कंट्री हैं, यूएस है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो हर कोई चाइना का जो एग्रेशन है उसको फेस कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो फाइट्स लेने में डर नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं कंट्री के ऊपर, ठीक है। बॉर्डर कन्फ्रंटेशन इंडिया के साथ तो चल ही रहा है, बॉर्डर इश्यूज, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इनके जापान से भी ड्यू टू सेंकाकू आइलैंड्स, एंड ट्रेड वॉर तो चली रही है इनकी यूएस के साथ। तो इसीलिए थोड़ा क्वाड ग्रुपिंग अगर हो जाएगी तो उससे फॉर्मलाइजेशन अगर होगी तो कुछ हेल्प मिल सकती है एंड इंडिया को ज़रूरत है कि अपने प्रॉफिट्स को रीअसेस करें, पिटफॉल्स भी देखें कि अगर फॉर्मलाइजेशन हो सकता है, हो जाएगा तो हमें क्या नुकसान होगा। तो क्वाड क्या है? क्वाड लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं ये 4, अमेरिका, इंडिया, जापान एंड आपका कौन सा हो गया,
जापान हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड किस लिए बनाया गया है कि मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी जो है वो अच्छी बनी रहे। 2004 में बनाया गया था क्योंकि सुनामी आया था तब, एंड फर्स्ट टाइम 2007 में मिले थे आसियान समिट में। एंड मेन एम यही है कि मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके। एंड अगर इसमें आए कि चाइना के व्यूज़ क्या है या कंक्लूजन क्या है, तो चाइना इसे ये कहता है कि आसियान की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, टू सीज का कॉन्फ्लुएंस है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा विजन है जो कि चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करेगा ग्लोबल नेटवर्किंग के थ्रू। देन देखिए बीका जो कि लास्ट मंथ हुआ था, दैट इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैटियल कॉपरेशन। तो ये वहाँ के इलेक्शन रिजल्ट से पहले हुआ था, एंड इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ है। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इसे कहा गया है। इसके अंदर जो इंडिया एंड यूएस हैं वो शेयर करेंगे जैसे जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन हो गई, ताकि मिलिट्री भी यूज़ कर सके एंड सिविलियन यूज़ भी हो सके। इसमें इंडिया को फ़ायदा ये है कि इंडिया जो है वो यूएस की एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकेंगे, जैसे कोई एग्जैक्ट हमें जैसे कि मीन्स बोलते हैं ना पिन पॉइंट, अगर किसी चीज़ पर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम यहाँ से ले सकेंगे। जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सकेगी, जैसे क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, जो एग्जैक्ट जो लोकेशन होगी वहाँ पर हम इनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे BRI कहते हैं। तो जी ने कहा है कि ये चाइना एंड बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए है। तो BRI एक सिल्क रोड था पहले एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसमें ईस्ट एशिया से यूरोप तक जा रहा है, एंड इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें दो हैं, एक तो है आपका ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, दूसरा है आपका मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये नेटवर्क है रेलवेज़ का, एनर्जी पाइपलाइंस हैं, यहाँ पर हाईवेज़ हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं। तो पाकिस्तान एंड अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो इसमें 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 2/3 पॉपुलेशन जबकि ये कवर कर जाते हैं। एंड इनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, बेसिकली 60 बिलियन अमाउंट इनका है इसके अंदर। एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो चाइना है वो अरेबियन सी से, जैसे ये इंडिया है मान लीजिए, तो चाइना क्या कर रहा है, अरेबियन सी से होते हुए चाइना का जो पाक का जो ग्वाडर पोर्ट है उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से घेर रहा है इंडिया को, ये भी हम बोल सकते हैं। ओरिजिनल सिल्क रूट जो है वो आप देख सकते हैं, आपको PDF के अंदर भी दिख जाएगा, अदरवाइज आप गूगल कर लीजिएगा। तो चाइना की हैन डायनेस्टी जो थी वो वेस्टवर्ड की तरफ जाती थी, 4000 माइल्स का रास्ता था यूरोप की तरफ। यूएस क्या कहता है, यूएस ये कहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना एक ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज़ करेगा अपने डेवलपमेंट एंड अपने एक्सपेंशन के लिए। चाइना के खुद के मोटिवेशंस हैं, खुद के उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, 2025 इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है उनकी। एंड येस वो ये भी चाहते हैं कि जो यूएस जो एशिया की तरफ बढ़ रहा है उसको भी थोड़ा रोका जा सके। इंडिया ये कहता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो एशिया को डोमिनेट करने के लिए है, एक ऐसा स्ट्रिंग मीन्स एक ऐसा मोतियों का हार है जहाँ पे चाइना जो है वो बर्डन क्रिएट करता है बाकी ओशियन नेबरिंग कंट्रीज़ पर, एंड फिर उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। वो भी नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा, वो भी हम करेंगे। देन देखिए न्यू H1B कर्ब्स। तो H1B वीज़ा ये यूएस की नई गाइडलाइंस हैं, जहाँ पे यूएस कंपनीज जो होंगी वो अब H1B वीज़ा लेकर जो बाकी कंट्री से लोग आते हैं उनको एम्प्लॉय करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो फाइनल रूल्स ये हैं कि एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो चेंज की गई है, जो वीज़ा वैलिडिटी है वो घटाकर 1 साल कर दी गई है, एंड इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इंडिया के लिए कंसर्न्स ये हैं क्योंकि इंडियन नेशनल्स जो हैं वो 70% ये वीज़ा लेते हैं, एंड इंडिया का जो शेयर है टॉप टेक जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर वो भी डिक्रीज़ हुआ है, जैसे कि एप्पल, गूगल एंड अमेजन के अंदर। अगर हम यूएस की बात करें तो देखिए अगर यूएस ऐसे वीज़ा देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उन्हीं की कंट्री में टैलेंट कम जाएगा एंड वहाँ की इकोनॉमी के लिए भी नुकसान होगा, उनकी जॉब्स के लिए भी ये खतरा है। यूएस का जो इंटरेस्ट है वहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। ये कुछ वीज़ाज़ हैं, इनको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि पहले है H1B जो वीज़ा होता है वो उनको मिलता है जिनके पास हायर एजुकेशन डिग्री होती है, एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है ये। L1 वीज़ा उनको मिलता है जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स भेजते हैं यूएस के अंदर कम से कम 7 साल के लिए। तो आप L को उल्टा करके देखेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा कि ये 7 साल बनेगा। H2B वीज़ा जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए होता है जो यूएस में काम करना चाहते हैं। J1 उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो समर प्रोग्राम्स के अंदर वर्क स्टडी के लिए जाते हैं।
देन देखिए नेक्स्ट चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो चाइना ऐसा करता है कि अपनी जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें उधार देता है, फिर वो कंट्रीज़ उधार नहीं चुका पाते हैं तो फिर उन कंट्रीज़ को जो कुछ क्षेत्र है वो अपने नाम कर लेता है। तो चाइना ने पहले $90 मिलियन दिए श्रीलंका को, एंड चाइना इस तरीके से अपने फाइनेंशियल टूल को यूज़ करता है ताकि वो पूरे वर्ल्ड में अपनी पावर को स्थापित कर सके, खास करके इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो वो ये इसीलिए करते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल इकोनॉमिकल असेंडेंसी मिले, वो आगे बढ़ सके बाकी से। एंड चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एंड फिर जब वो रीपे नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके एरियाज़ को क्या कर लेता है, कैप्चर। कंट्रीज़ को कैसे ट्रैप किया गया है, जैसे श्रीलंका को इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक तरीके से फंसाया, एंड बोला गया कि आप हमें डेप्ट ले लीजिए। डेप्ट ले लिया श्रीलंका ने, एंड जब वो डेप्ट नहीं पे कर पाए तो जो हैम्बन टोटा पोर्ट है वो इन्होंने ले लिया चाइना ने 99 ईयर्स के लिए। नाउ रिलीफ के एक्सचेंज में जो चाइना है वो मिलिट्री बेस भी बना रहा है डिजिबोती के अंदर, जबकि जो एंगोला है इज़ रिप्लेइंग $multi-million डेप्ट टू चाइना विद क्रूड ऑयल, क्योंकि इन्होंने भी लोन लिया था तो अभी इन्हें क्रूड ऑयल दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री के लिए खुद के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब पढ़ेंगे हम ईरान न्यूक्लियर डील क्या है। तो चाइना चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर डील कंटिन्यू रहे, एंड वेस्ट एशिया फोरम को इन्होंने न्यू कहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। तो इसमें भी चाइना का हित ही है, एंड वो चाहते हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल एंड जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हैं वो मिल सकें। तो इंडिया जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ वेस्ट एशिया के अंदर पड़ता है, सऊदी अरेबिया। तो रिलेशंस जो हैं वो एक्रीमोनियस मीन्स हम फंसे हुए हैं एक तरीके से, ओवर वॉर इन यमन, ईरान का इन्फ्लुएंस होना इराक के अंदर, एंड सऊदी जो है वो सपोर्ट करता है वॉशिंगटन ने जो सैंक्शंस लगाए हैं तेहरान के ऊपर क्या सैंक्शंस लगे हैं वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो एक डील हुई थी, एंड 2015 में यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जर्मनी के अंदर फिर एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी हुआ था, जहाँ पे तेहरान को कहा गया था कि आपको अपने जो सेंट्रीफ्यूजेस स्टोर्स हैं वो कम करने होंगे, एक जॉइंट कमीशन बनानी होगी कि आप कितना न्यूक्लियर डील कर रहे हैं, कितने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए। अब यूएस इस डील से बाहर निकल गया। यूएस इस डील से बाहर इसलिए निकला, ये कहकर निकला ट्रंप एंड ओपोनेंट्स कि ईरान जो है वो हमास एंड जो हिजबुल्लाह हैं उनको सपोर्ट करता है, इसलिए हम इस डील में नहीं रहेंगे, एंड दे पुल्ड आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं ब्रेग्जिट। ब्रिटेन जो है वो भी, उसने भी एग्जिट मार ली थी, ये भी हम लास्ट टाइम से ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या मतलब है यूके के लिए, क्या ये नो डील है? तो नो डील का क्या मतलब है वो पूरा हम चार्ट से भी समझेंगे। तो यूके ने कहा है कि अब जनवरी से कोई ट्रेड डील नहीं होगी यूरोपियन यूनियन के साथ। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन नो डील का जो मतलब है वो बेटर रहेगा अगर नो ट्रेड डील अगर देखा जाए। तो इसका क्या मतलब है पहले आप थोड़ा ये समझ लीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 31 जनवरी को ब्रेग्जिट डे था, मीन्स ब्रिटेन बाहर निकल गया था, एंड मार्च के अंदर कहा गया कि हम फ्यूचर रिलेशनशिप के अंदर बारे में बात करेंगे। अक्टूबर के अंदर यूरोपियन यूनियन समिट ने कहा कि यूके जो है वो एक नई डील के लिए एग्री हो गया है, एंड 31 दिसंबर 2020 को कहा कि ये जो न्यू डील है ये एग्रीड एंड रेटिफाइड कैसे होगी। तो अगर मान लीजिए न्यू डील के लिए एग्री एंड रेटिफाइड हो गए तो नए तरीके के रिलेशनशिप बनेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, एंड अगर रेटिफाइड एंड एग्रीड नहीं हुए तो ये एग्जिट करेंगे बिना किसी डील के। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे मान लीजिए आपको किसी जगह से बाहर निकलना है तो आप उनके साथ कोई डील करके निकलेंगे तो येस है, मीन्स आप न्यू रिलेशनशिप उनके साथ क्रिएट कर रहे हैं, एंड अगर आप बिना किसी डील से बाहर निकले हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नो डील। तो क्या ये पॉसिबल है? तो पॉसिबल है। तो इंडिया जो है वो नो डील ब्रेग्जिट करना चाहता है, मीन्स कोई डीलिंग करके बाहर नहीं निकलना चाहता। ठीक है, चलिए, तो अगर एग्जिट करेंगे ये बिना किसी फॉर्मल ट्रेड डील के तो यूके जो है अब उसे WTO रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ही फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रिया कंट्री भी चल रही है, तो ऑस्ट्रियन स्टाइल रिलेशनशिप में इन्हें चलना होगा। अब हम पढ़ेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। तो साउथ चाइना सी क्यों न्यूज़ में है? तो फिलिपिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन दोबारा स्टार्ट कर दिया है 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग, एंड वहाँ पे एक रीड बैंक भी है जिसके ऊपर चाइना भी क्लेम करता है। डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी को लेकर ही है। वहाँ पे पैरासेल्स एंड स्पैटली आइलैंड्स भी हैं, अभी मैं ये आपको डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ। तो चाइना ये कहता है कि ये 9 डैश लाइन हमारी है, वियतनाम कहता है कि पैरासेल्स एंड स्पैटलीज हमारा है। तो ये डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। फिलीपींस जो है वो स्कैरबोलो शोल को अपना बोलता है। मलेशिया
रशिया भी स्प्रैटलीज के कुछ पार्ट पे क्लेम करता है, ब्रूने कोई क्लेम नहीं करता। चलिए ये मैं अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ, पहले नेक्स्ट टॉपिक भी करते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी है, ये एक तरीके से क्या चीज़ की स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये रशिया एंड यूएस के बीच में है कि न्यूक्लियर आर्म्स को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो दिस इज आर्म रिडक्शन ट्रीटी। और भी इसको ये भी कहा जाता है दैट दिस इज द मेजर्स फॉर फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। 8 अप्रैल 2010 को साइन हुई थी प्रैक के अंदर, रेटिफाइड हुई एंड फिर फोर्स में आई 5 फैब 2011 को। सोट को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, जिसको ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहते हैं, ये वैसे एक्सपायर्ड भी हो गई थी 2012 में। इसके बाद ये आई है। स्टार्ट वन को इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट वन ट्रीटी कभी फोर्स में ही नहीं आई। स्टार्ट थर्ड ट्रीटी में नेगोशिएशन से कभी कंक्लूड नहीं हुए। अब इस ट्रीटी में क्या कहा गया है कि जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो कम करने होंगे, हाफ कम करने होंगे रशिया एंड यूएस दोनों को। नए इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन रिजाइम इस्टेब्लिश करने होंगे। नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो सिर्फ 1550 तक ही लिमिट करने होंगे। हैवी बॉम्बर सिर्फ 800 तक ही रखने होंगे। एंड इन टारगेट्स को कंप्लीट करने की जो टाइम है वो 7 साल रखी गई है, एंड जो ट्रीटी है वो 10 साल तक रहेगी, 5 साल बाद दोबारा से रिव्यू की जाएगी। लास्ट टॉपिक करेंगे। यूएस जो है, यूएस अलाइज वो वेलकम कर रहे हैं इजराइल एंड सूडान की डील। अब थोड़ा देख लेते हैं सूडान की क्या लड़ाई चल रही है इसराइल के साथ 1948 से ही। एंड ये थर्ड अरब कंट्री है जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखती है जूइश स्टेट के साथ पिछले 2 महीने से। पहले यूएई एंड बहरीन ने भी कुछ एग्रीमेंट साइन किया था। तो पैलेस्टाइन ने तो इसको बिल्कुल ही कंडेम कर दिया है। इसराइल एंड पैलेस्टाइन का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टेरिटरी को लेकर ही है। 1948 से जब से अरब एंड इसराइली जो वॉर थी वो शुरू हुई थी एंड डिवाइड हो गई थी। ये आप ये एरिया देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। एक आपको दिखेगा जैसे कि ये ईस्ट जेरूसलम है एंड दिस इज़ योर गोलन हाइट्स, ये आपके गोलन हाइट्स हैं, ठीक है। तो वेस्ट बैंक में, इसराइल में एंड गाज़ा स्ट्रिप में ये डिवाइड हो गया था। 1993 में भी ओस्लो एकॉर्ड्स हुआ जो कि मीडिएट किया गया एंड इसमें कहा गया कि टू स्टेट सॉल्यूशन आई थिंक 2016 या 17 में यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था, जहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कहा गया कि वो सेल्फ गवर्नेंस करें वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप का, ठीक है। तो ये मैं अब आपको थोड़ा डायग्राम में भी दिखाती हूँ। तो मैंने पीडीएफ से ही स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, सो लेट्स सी। तो ये तो आपका वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला सी रूट है। देखिए आप, पहले ये जो ओवरलैंड रूट था ये मीन्स लैंड से जा रहा था, ठीक है। जो ब्लू कलर की लाइंस है, मैं ब्लू कलर ही ले लेती हूँ। तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइंस दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, तो ये आपका था ओवरलैंड रूट। एंड अब ये जो रूट है, अब ये देखिए यहाँ से बनाया गया है पानी के रास्ते से। सो दिस इज़ योर मैरी टाइम रूट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का ग्वाडर है, तो ये यहाँ पे श्रीलंका से, कोलकाता से, तो ये ऐसे जो चाइना है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आप भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये आप देखिए, ये कुछ आइलैंड्स हैं, ये है चाइना की 9 डैश लाइन, ये है पैरासेल आइलैंड्स, ये हैं आपके स्प्रैटली आइलैंड्स, ठीक है। जहाँ पे कुछ कुछ हिस्सा जो है वो चाइना का है, तैवान का है, मलेशिया, ब्रूने, फिलीपींस, वियतनाम, सब कुछ ना कुछ एरियाज़ पर वो करते हैं, अपना अपना क्लेम करते हैं। ब्रूने नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सूबी रीफ है, गेवन रीफ्स हैं, फेरी ग्रॉस रीफ है, ठीक है, क्वेटन रीफ है, तो ये आपकी कोरल रीफ्स हैं। यहाँ पे आपका फिलीपींस है, यहाँ पे आपका वियतनाम है, ये आपकी मलेशिया, इंडोनेशिया एंड इंडोनेशिया है, ये आपके नेटूना आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपका मैप जो है वो प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख लीजिएगा। ये आपकी गोलन हाइट्स 1980 to 81 इसराइल की हिस्ट्री है। तो ये ईस्ट जेरूसलम आप देख सकते हैं, 1980 के अंदर है ये। एंड ये मैं थोड़ा बनाना भूल गई थी डायग्राम के अंदर, दिस इज़ योर पैलेस्टाइन। तो इसराइल ने क्या किया था 1980 में, जो ईस्ट जेरूसलम में ये वाला जो एरिया है इसको ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 वॉर में, एंड फिर एक कानून बनाया था इसके एक्सप्लिसिट के लिए। ये गोल्डन हाइट्स है 1981 में, तो इसराइल ने इसको एनेक्स किया था 1981 में। तो ये इलीगल माने गए हैं, जो भी एनेक्सेशन एंड जो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट है वो इलीगल माना गया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। सो थैंक यू सो मच। दिस PDF is also done. We have covered up to page number 70 and 90 more pages. तो वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इससे पहले कि आपका नवंबर का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आएगा। सो बिफोर दैट आप चाहें तो ये PDF ले सकते हैं, जो अब मेरे करंट अफेयर्स का जो हैंड नोट PDF है, बाय पेइंग जस्ट ₹90। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ईमेल मी। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।